हाँ जी बच्चों, आज हम आपके साथ न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और ये हमारी टीएस ग्रेवाल बुक का चैप्टर नंबर 11 है और बड़ा चैप्टर भी है, कंसेप्चुअल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। रियल लाइफ में भी बेटे ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको बिल्कुल आराम से करने वाले हैं। ठीक है जी। और सभी बच्चे इस चैप्टर को बड़ी कंसंट्रेशन से करेंगे क्योंकि ये चैप्टर आपको रियल लाइफ में भी काम आएगा। ठीक है। अगर किसी और चैप्टर को पढ़ते हुए आपको कभी ये फील हो जाए ना सर ये चैप्टर डिफिकल्ट है, क्या छोड़ दें, तो मैं कहूंगा बेटे बीआरएस को अच्छे से समझें। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीआरएस बोलेंगे, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है और बिल्कुल अच्छे से समझना है। ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करने जाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हाँ जी, चैप्टर का नाम डालेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और सर ये बताइए इसे हम प्यार से क्या बुलाया करेंगे, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है। तो बेटे इसे हम प्यार से बुलाया करेंगे बीआरएस। ठीक है। अब बेटे मुझे ये बताइए कि हमारी अकाउंटिंग का प्रोसेस या हमारी अकाउंटिंग का साइकिल क्या होता था। सभी बच्चे मुझे जल्दी से याद करके बताएंगे कि हमारे पास अकाउंटिंग का साइकिल या अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता था। नंबर 1, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स। ट्रांजैक्शंस हमें क्वेश्चन में दी होती हैं। जर्नल हम लोगों ने बनाना सीख लिया और इसमें हम लोगों ने कैश बुक बनाना सीख लिया, और कैश बुक मेरे पास जर्नल का भी काम करती है और कैश बुक मेरे पास लेजर का भी काम करती है। इसका मतलब हमने लेजर भी बनाना सीख लिया, हमने ट्रायल बैलेंस भी बनाना सीख लिया। अब नेक्स्ट टास्क हमें क्या करना था, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। लेकिन इससे पहले बुक ने कहा कि पहले बीआरएस सीख लो। अब बच्चे कह रहे हैं सर इसके अंदर तो कहीं भी बीआरएस का नाम नहीं आता। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, इसके अंदर कहीं भी बीआरएस का नाम नहीं आता। तो बीआरएस क्या है, तो पहली बात, अभी आप बीआरएस के बारे में जानते नहीं है पर मैं बता दूं, बीआरएस कोई अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, ये एक कंट्रोलिंग पार्ट है। ठीक है जी। आप इसे कंट्रोल टूल कह सकते हैं। तो मैं इसके बारे में आज आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं कि सर बीआरएस क्या होता है। ठीक है जी। अब बेटे होता क्या है, ये है बिजनेसमैन। थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं ये आप हैं, ये हूं मैं। ठीक है जी। थोड़ी देर के लिए मैंने अपने बच्चों को बिजनेसमैन बना दिया और ये मैं हूं। मैंने आपसे कहा बेटे क्या आपका बैंक में अकाउंट है, आपने कहा नहीं सर। मैंने कहा सभी बच्चे कहेंगे हां हमारा बैंक में अकाउंट है। मैंने कहा मान लेते हैं आपका अकाउंट है एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। आपका अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है जी।
और मेरा भी बैंक में अकाउंट है, मेरा बैंक में अकाउंट है, मान लेते हैं ICICI बैंक। अच्छा जी, अब मेरे साथ साथ समझना शुरू करेंगे। पहले तो मैंने ये कहा, मान लीजिए, अभी सिंपल सी बात करते हैं। मैंने कहा आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है जी। अभी मैं अपने आप को बाद में लाऊंगा, इसलिए मैंने इसको छुपा दिया। अच्छा जी, मैं एक काम और करता हूं, रुकिए। सर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा अच्छा 2 मिनट रुकिए ना, कोई बात नहीं, मैंने अभी इसको छुपा दिया। वो कैलकुलेटर ज्यादा जगह घेर रहा था, तो फिर मुझे लिखने में जगह कम मिलती। हाँ जी बेटे, आप एक बिजनेसमैन हैं और आपने बैंक में अकाउंट खोला। जब आप बिजनेसमैन बैंक में जाके अकाउंट खोलता है तो बेटे बिजनेसमैन अपने पास क्या बनाता है? कैश बुक। ठीक है जी। मैंने पहली ट्रांजैक्शन लिखी, अब मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपने पहली ट्रांजैक्शन लिखी, ओपनड अकाउंट इन बैंक। बैंक कौन सा? SBI। बाय डिपॉजिटिंग ₹24,000। आपने 24,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है जी। डेट क्या थी? लेट अस सपोज ये डेट थी 10th of September। 10th of September। नंबर 2, ठीक है जी। जब आपने 10 सितंबर को बैंक में मनी डिपॉजिट किया तो आपको मजा आ गया। फिर आपने 12th of September को अगेन अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अच्छा जी, ये भी मैं कहता हूं आपने कैश को डिपॉजिट कर दिया बैंक में। कितना अमाउंट सर? 16,000। मैंने कहा ठीक। आपने बेटे कुछ नोट करना हो तो आपकी मर्जी है, वैसे आपको ये सब नोट करने की बात नहीं है, सिर्फ आप यहां पर कंसंट्रेट कीजिए। नंबर 3, अब बेटे क्या हुआ? मैंने 14th of September को चेक इशू कर दिया। चेक इशूड टू X, ₹6,000। फिर मैंने 15th of September को रिसीव्ड चेक फ्रॉम Y, ₹8,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। फिर मैंने 17th September को चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और ये चेक मुझे मिला था Z से। कितने का था? ये अमाउंट था लेट अस सपोज 7,000। ये भी था ऑन द सेम डे। बच्चे कह रहे हैं सर क्या कर रहे हो? मैंने कहा रुको तो सही। अब BRS ना बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको BRS समझाऊं। अब जरूरी थोड़ी ना है कि मैं BRS को वैसे ही समझाऊं जैसे सब लोग समझाते हैं। आप चुपचाप सुनते जाइए, क्या दिक्कत है? अच्छा सर ठीक है। फिर मैंने 18th of September को फिर से चेक डिपॉजिट किया। अब ये चेक A का था, मिस्टर A से रिसीव हुआ था। इसका अमाउंट था कितना? 5,000। ये मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया 18 सितंबर को। ठीक है। अब मेरे साथ साथ सभी बच्चे क्या करेंगे? इन ट्रांजैक्शन से बनाएंगे कैश बुक। मैं आपको यह बता रहा हूं, अभी तक ये बात आप जानते हैं कि बिजनेसमैन अपने पास क्या बनाएगा? कैश बुक बनाएगा। अच्छा, मैं आपको यह भी बता दूं, क्योंकि मैं बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन समझा रहा हूं, इसीलिए कैश बुक मैं सिर्फ बैंक वाली बनाऊंगा।
इसका मतलब ये कि मैं सिर्फ कैश बुक में बैंक का कॉलम बनाऊंगा और बैंक की ट्रांजैक्शंस लिखूंगा। कैश और डिस्काउंट को अभी आप भूल जाइए। तो आपने क्या बनाना है, इन ट्रांजैक्शंस की बनानी है कैश बुक। आइए मेरे साथ साथ बनाते हैं कैश बुक। सॉरी, बच्चे कह रहे हैं लो सर कैश बुक बनाने में ऐसी कौन सी डिफिकल्टी थी, ये तो आप पहले ही सिखा चुके हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज क्या है मेरा फिर से मन कर रहा था कि मैं आपको कैश बुक सिखाऊं, तो इसीलिए बेटे मैं एक बार फिर से कैश बुक बनाना चाहता हूं और बच्चे भी मेरे साथ साथ कैश बुक बनाना चाहते हैं। अच्छा जी, तो मेरे साथ साथ सभी बच्चे पहले तो हेडिंग डालेंगे कैश बुक। और मैं कैश बुक बनाने जा रहा हूं सिर्फ एंड सिर्फ बैंक कॉलम के लिए, यानी बाकी सारे कॉलम मैं नहीं डालूंगा। ठीक, हाँ जी सर बनाइए। मैंने कहा बस 2 मिनट का समय दीजिए। ये लीजिए बेटे, मैंने बनानी शुरू कर दी। क्या आपने भी बनानी शुरू कर दी? बच्चे तो नालायक हैं, कह रहे सर हम तो आपकी नकल मारने के लिए बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि पहले आप बना लो। यहां डलती है डेट, यहां डलते हैं पर्टिकुलर्स, और यहां डलेगा लेजर फोलियो, यहां डलेगा अमाउंट। मैं सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक ही बनाऊंगा। ये लीजिए बेटे, मैंने अपने पास फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। बच्चे कह रहे सर हम तो ड्रॉ कर ही नहीं रहे, इसलिए आप करते जाइए, हमारे लिए वेट मत करना नालायक। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। अच्छा जी, जरा ट्रांजैक्शन देखते हैं। ट्रांजैक्शंस क्या थी? मेरे पास ट्रांजैक्शन थी 10 सितंबर को मैंने बैंक में अकाउंट खोला था बाय डिपॉजिटिंग ₹24,000, और फिर मैंने 12 सितंबर को मनी डिपॉजिट किया था 16,000। ठीक है जी। अब आप अपने पास देखते जाइएगा, मैंने ऊपर लिखा मंथ ऑफ सितंबर, डेट लिखी 10th, यहां लिखा टू कैश, अमाउंट डिपॉजिट कर दिया कितना 24,000। मुझे जल्दी से बताइए बेटे कैश बुक कौन बनाता है? सर कैश बुक हम बनाते हैं। तो बेटे मैंने अपने पास कैश बुक बनाई। 10 सितंबर के बाद 12 सितंबर को फिर से मैंने कैश को डिपॉजिट किया। कितना अमाउंट था? 16,000। और मैं बेटे कैश का कॉलम बना नहीं रहा, इसीलिए कैश कॉलम की बात अभी हम कर नहीं रहे। 12th ऑफ सितंबर के बाद 14th ऑफ सितंबर को मैंने चेक इशू कर दिया, चेक इशू टू एक्स 6,000। तो 14th यहां लिखा बाय एक्स, और मैंने चेक इशू कर दिया था, कितने का अमाउंट था? 6,000। यहां लिखा मैंने 6,000। नेक्स्ट 15th ऑफ सितंबर को रिसीव्ड चेक फ्रॉम वाई 8,000। 15th ऑफ सितंबर को रिसीव्ड चेक फ्रॉम वाई, अमाउंट था 8,000। 15th के बाद 17th ऑफ सितंबर को चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक था 7,000 टू जेड अकाउंट। ये चेक डिपॉजिट हुआ 7,000। और उसके बाद 18th ऑफ सितंबर को मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया 5,000। ठीक है। और मान लेते हैं आज 18th है, और आज मैंने अपनी कैश बुक को बैलेंस कर दिया। ये लीजिए बेटे, ये मैंने अपनी बैंक कॉलम कैश बुक को बैलेंस कर दिया। तो पहले तो मैंने इसका टोटल लगाना होगा मुझे। आइए इसका टोटल लगाते हैं। मेरे ख्याल से ये आ रहा है 24 and 6 30 40 और 20 60 आ रहा है। मैं फिर भी श्योर हो जाता हूं। 24,000 प्लस 16,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000। यस, मुझे तो पता ही था 60,000। और यहां पर भी लिखा 60,000।
और यहां पर लिखा मैंने बाय बैलेंस कैरिड डाउन 54,000। अब बेटे बातों को कनेक्ट करते हुए चले जाना, यहां तक की बातें मैंने आपको बता रखी हैं, ठीक है जी। अब बेटे आपने अपनी कैशबुक में देखा और आपकी कैशबुक में 18 सितंबर को यह बताया कि आपका मनी इन बैंक कितना है, ₹54,000। बोलो हां या ना। बिजनेसमैन की कैशबुक आज बता रही है कि मेरा बैंक में मनी डिपॉजिटेड कितना है, 54,000। बोलो हां या ना। हां। कैसे पता चला? सर ये देखो हमारी कैशबुक दिखाई दे रही है कि उसमें बैलेंस है कितना, 54,000। मैंने कहा रुको, मैंने जरा फोन लगाया, टक टक टक, मैंने बैंक के मैनेजर साहब को फोन लगाया। मैंने कहा हां जी, क्या आप एसबीआई बैंक से बोल रहे हैं? मैनेजर साहब ने कहा हां मैं एसबीआई बैंक से बोल रहा हूं। मैंने कहा मैनेजर साहब जरा ये बताइए, मेरा अकाउंट है आपके पास। मैनेजर साहब कह रहे हैं कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा जी मैं स्टूडेंट बोल रहा हूं, ये मेरा अकाउंट नंबर है। मैनेजर साहब ने कहा रुकिए मैं अपना कंप्यूटर चेक करता हूं। उन्होंने अपना कंप्यूटर चेक किया। मैनेजर साहब ने बोला हां जी बताइए, ये बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैंने कहा बस मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके बैंक में मेरा कितना पैसा पड़ा है बता दो। मैनेजर साहब कह रहे हैं क्या आपको नहीं पता कितना पैसा पड़ा है? आप तो कस्टमर हैं, आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा हां मुझे पता है। कितना है? 54,000। मैनेजर साहब कह रहे हैं कोई 54,000 हमारे पास आपका जमा नहीं है। मैंने कहा है, ये क्या हो गया? नहीं नहीं आप चेक कीजिए, आपके पास मेरे 54,000 डिपॉजिटेड हैं। मैनेजर साहब कह रहे भाई साहब हमारे पास तो है नहीं। अब मैं परेशान। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैनेजर साहब कह रहे हैं चिंता मत कीजिए, अगर आपको चाहिए तो आकर के मेरे साथ वेरीफाई कर लीजिए, मेरे पास आपके 54,000 नहीं है। अब आप बताइए क्या किया जाए? आप परेशान होंगे या नहीं होंगे? अरे भाई आपकी किताबें बता रही हैं, आपकी अकाउंटिंग बता रही है कि आपका बैंक में डिपॉजिटेड मनी है कितना, 54,000। लेकिन जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला मना कर देता है। बैंक वाला कहता है जी हमारे तो 54,000 रुपीज जमा है ही नहीं आपसे। मैं ऑन द टेबल बैठ गया। मैंने कहा ठीक है आइए हिसाब मिला के देखें कौन गलत है, आप गलत हो या मैं गलत हूं। बैंक वालों ने कहा आइए हम हिसाब मिलाते हैं। ठीक है जी। मैं पहुंच गया, दौड़ा दौड़ा भागा भागा। मैंने कहा लाओ जी जरा दिखाओ अपना खाता दिखाओ। बैंक ने कहा मैं आपको अपना खाता देता हूं। अब बेटे हम बिजनेसमैन अपने पास कैशबुक तैयार करते हैं तो बेटे हमारा बैंक भी एक अकाउंट तैयार करता है जिसे बोलते हैं कस्टमर अकाउंट। और मैं बैंक से जाके कह रहा हूं मुझे जरा दिखाओ, मेरा खाता खोल के दिखाओ, 54,000 मेरा कहां खा गए आप? बैंक ने कहा रुकिए मैं अभी बताता हूं, वेट कीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बैंक कस्टमर का अकाउंट कैसे बनाता है। ठीक है जी। मैंने हेडिंग डाली, मेरे साथ साथ बनाए, इन द बुक्स ऑफ एसबीआई। कस्टमर अकाउंट, ये मैंने आपका नाम लिख दिया। अब सर क्या आप हमें यह बताने जा रहे हैं कि बैंक में कस्टमर का अकाउंट कैसे बनता है? नहीं बेटे मैंने तो आपको बीआरएस सिखानी है। लेकिन कमाल की बात है कि बीआरएस की शुरुआत कुछ डिफरेंट तरीके से हो गई है और बच्चा कह रहा है पता नहीं सर कौन कौन सी बातें मुझे आज समझाएंगे। बेटे मैं तो बिल्कुल क्लैरिटी करने की कोशिश करूंगा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को सब बातें समझ में आए। अच्छा ये बेटे अब मैं बनाने जा रहा हूं बैंक कैसे कस्टमर का अकाउंट बनाता है। ठीक है जी। सबसे पहले कॉलम में मैंने डाला डेट, फिर मैंने बड़ा सा कॉलम लिया पर्टिकुलर्स, और फिर मैंने लिया डिपॉजिट, विड्रॉल और बैलेंस। 3 कॉलम बनाए।
डेट, पर्टिकुलर्स, डिपॉजिट, विड्रॉल। मैंने लगता है उल्टा लिख दिया। हां, पहले होता है विड्रॉल, पहले कॉलम में होता है विड्रॉल, दूसरे कॉलम में होता है डिपॉजिट और तीसरे कॉलम में होता है बैलेंस। ठीक है जी। अब बेटे मैंने 10 सितंबर को कैश डिपॉजिट कराया था, तो यहां लिखा जाएगा कैश डिपॉजिट। कितना कैश डिपॉजिट किया था? 24,000। अब मेरे साथ सभी बच्चे समझ लेंगे कि बेटे बैंक के लिए विड्रॉल होता है डेबिट, डिपॉजिट होता है क्रेडिट। तो बेटे बैंक में लिखा हुआ था कि 10 सितंबर को मैंने कैश डिपॉजिट किया, तो बैलेंस हो गया 24,000 क्रेडिट। ठीक है जी। फिर 12 सितंबर को मैंने फिर से कैश डिपॉजिट करा दिया, यहां लिखा हुआ था 16,000। ठीक है जी। डिपॉजिट 16,000, तो 24 प्लस 16 ये कितना हो गया? 40,000 क्रेडिट। ठीक है। उसके बाद मैंने 14 सितंबर को चेक इशू किया था, परंतु मुझे 14 सितंबर में बैंक की पासबुक के अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा। अब मैं हैरान हो गया। मैंने कहा भाई मैंने तो 14 सितंबर को चेक इशू किया था, इसके अंदर 14 सितंबर में चेक इशू टू एक्स है ही नहीं। सुनिए, अब मैंने बैंक से कहा, एसबीआई से पूछा कि भाई मैंने 14 सितंबर को चेक इशू किया था, वो कहां गया? एसबीआई समझा रहा है। एसबीआई कह रहा है कि देखो जी, चेक तो आपने इशू किया था 14 सितंबर को, आपने चेक किसको दिया होगा? एक्स को। बताइए हां या ना? हां सर। एक्स ने किसको दिया होगा? एक्स ने इसे अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया होगा, और एक्स के बैंक ने वो चेक आरबीआई को दिया होगा। आरबीआई बैंकों का बैंक होता है, और आरबीआई फिर वो चेक एसबीआई से कलेक्ट करेगा। आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है? अगर मेरा एसबीआई में बैंक का अकाउंट है और मैंने उठा करके किसी को चेक इशू कर दिया, मैंने कहा ये लो जी तुम्हारे नाम चेक इशू कर दिया, मैंने किसी को चेक दे दिया, तो बेटे मैंने अपनी कैश बुक के अंदर एंट्री डाल दी, 14 सितंबर को चेक इशू कर दिया, 6,000 रुपीज क्रेडिट कर दिए मैंने अपनी कैश बुक में। लेकिन बैंक कह रहा है कि जी मुझे थोड़ी ना पता चला कि आपने चेक इशू कर दिया। जब 14 सितंबर को बेटे ये चेक इशू हुआ, तो ये घटना कहां रिकॉर्ड हो गई? कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई। अब बेटे ये चेक तो मैंने किसको दिया? एक्स को। 14 सितंबर को ये चेक मैंने एक्स को दे दिया। एक्स ने चेक जेब में रखा, ये चेक जेब में रखा और घूमता रहा, उसको याद ही नहीं है कि इसे बैंक में डिपॉजिट भी करना है। हमने कहा एक्स कहां गया? एक्स कह रहा है भाई मैं तो भूल ही गया कि मुझे चेक मिला था, 14 का चेक मिला था, और उसने 16 सितंबर को यह चेक जाकर के अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। 16 सितंबर को यह चेक डिपॉजिट कर दिया एक्स ने अपने बैंक में, जो एक्स का बैंक था वहां जमा कर दिया। समझ में आया? एक्स चेक को लेके मेरे बैंक में नहीं आता, एक्स चेक को लेकर के अपने बैंक में जाएगा। मुझे बताइए क्या बैंक से पैसे निकल गए? नहीं। बैंक कह रहा है भाई मैं तो पैसे तब दूंगा जब मेरे पास चेक आएगा। 14 तारीख को आपने चेक दिया, मेरे पास तो आया नहीं, इसलिए मेरे यहां से तो पैसे निकले नहीं। 15 को एक्स ने बैंक में जाके जमा ही नहीं किया था, तो पैसे निकले ही नहीं थे।
16th ऑफ सितंबर को एक्स ने चेक को उठा के कहां जमा कर दिया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब वो तो अपने बैंक में डिपॉजिट किया, उसके बैंक ने 16th को ही ये चेक आरबीआई को दे दिया। फिर 16th के बाद ये चेक कलेक्ट होने के लिए जाना था, और बेटे मेरे पास ये चेक कलेक्ट होने को अभी 18th तक नहीं आया। ठीक है जी, मुझे 18th ऑफ सितंबर तक अभी तक ये चेक आरबीआई से पेमेंट के लिए नहीं मिला है। ठीक है जी, अब क्या होगा? बच्चे कह रहे हैं अच्छा आरबीआई से नहीं मिला। बेटे होता यह है कि जब मैं चेक अपने बैंक में डिपॉजिट करता हूं ना, तो जनरली 3 डेज लग जाते हैं। अब मैं कह रहा हूं ये 16 सितंबर को एक्स ने अपने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो हमारे बैंक में मैं मान के चल रहा हूं 3 दिन लग जाएंगे कि इसकी पेमेंट होगी। यानी हमारे बैंक में आरबीआई के द्वारा यह बात कब पता चल पाएगी? कब? 19th ऑफ सितंबर में। लेकिन 18th ऑफ सितंबर को ये चेक क्योंकि मेरे बैंक के पास आया ही नहीं, तो मेरा बैंक कह रहा है कि भाई मैंने तो अभी तक इसकी पेमेंट दी ही नहीं। अब बताइए, अगर इसकी पेमेंट मैंने अभी तक दी ही नहीं, तो क्या मैं इसे पासबुक में लिखूंगा? बताइए, क्या ये बैंक की पासबुक में आएगी? नहीं। बैंक के पास 18th तक, ये डेट है 18th ऑफ सितंबर, 18th ऑफ सितंबर तक एक्स की पेमेंट नहीं आई, इसीलिए ये पासबुक में अपीयर नहीं हो रहा। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब ये मैंने चेक इशू किया कब? ये मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट किया था वाई का, कितना? 8,000 रुपीज। ठीक है जी। लेटर सपोज ये चेक मैंने 15th को डिपॉजिट किया था, और बैंक को ये चेक की पेमेंट, अब बेटे इसकी पेमेंट कैसे आएगी ये भी समझ लीजिए। मान लेते हैं बेटे ये हम हैं, ये हम बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट है। स्टूडेंट ने ये चेक अपने एसबीआई में डिपॉजिट कर दिया 15th ऑफ सितंबर को। ठीक है जी। ये चेक मुझे किसने दिया था? वाई ने दिया था। तो बेटे वाई का भी एक बैंक अकाउंट होगा। तो बेटे 15 सितंबर को ये चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या बैंक को इसके पैसे मिल गए? नहीं मिले। अब पैसों के लिए क्या करेगा? मेरा बैंक ये चेक भेजेगा किसको? आरबीआई को। मान लेते हैं हमने 15th ऑफ सितंबर को इस चेक की पेमेंट भेज दी, किसको? आरबीआई को। ठीक है। यानी 15th ऑफ सितंबर को मेरे एसबीआई बैंक को इसकी पेमेंट नहीं मिली। तो मुझे यह बताइए, क्या 15th ऑफ सितंबर को यह पासबुक में रिकॉर्ड हुआ होगा? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। सर फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ? आरबीआई ने यह चेक इस बैंक को बताया। ये जो भी बैंक था इसे आरबीआई ने मान लेते हैं 17th ऑफ सितंबर को बता दिया, या 16th ऑफ सितंबर को यह चेक आरबीआई ने इस बैंक को भेज दिया। अब बेटे 16th ऑफ सितंबर को इसके बैंक ने इसकी पेमेंट सेंड कर दी टू आरबीआई। यानी आरबीआई में इस चेक की पेमेंट आ गई कब? 16th ऑफ सितंबर को। और फिर आरबीआई ने यह पेमेंट हमारे एसबीआई को दे दी 17th ऑफ सितंबर को। बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि ये जो 15 सितंबर का चेक था ये मेरी पासबुक में आएगा 17 सितंबर को।
यहां लिखा जाएगा वाई चेक, डिपॉजिट में आ जाएगा अमाउंट कितना 8000। अब आप देखिए बेटे, मैंने वाई को चेक कब दिया था 15th, और जबकि इसकी क्लियरिंग कब आई 17th। मैंने आपको यही बात समझानी है, ठीक है जी। इसका मतलब ये कि जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक में, तो बेटे बैंक के पास उसकी पेमेंट मोस्टली 2 to 3 डेज में आती है। जब हम चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं, मैंने कहा मान लीजिए चेक डिपॉजिट किया मैंने 15 सितंबर को, तो बेटे मैं कैश बुक के अंदर तुरंत अमाउंट डिपॉजिट कर देता हूं, मैंने प्लस कर दिया। लेकिन इसकी पेमेंट बैंक को रिसीव होती है 2 to 3 डेज में, जैसे कि मैंने मान लिया कब रिसीव हुई 17 सितंबर में। समझ में आया? बोलिए, ये बात आपको समझ में आई? मेरी कैश बुक ने कैश कब बढ़ा दिया 15 सितंबर को, लेकिन बैंक में मनी कब इंक्रीज हुआ जब ये बैंक को अल्टीमेटली रियलाइज हुआ, और इसमें 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। मैंने एक चेक और डिपॉजिट किया था, वो कब डिपॉजिट किया था 17 को। अब बेटे 17 सितंबर का चेक अभी 18 सितंबर तक क्लियर नहीं हुआ। मुझे बताइए, अगर ये चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो बैंक के पास क्या इसका अमाउंट डिपॉजिट हो गया? नहीं। एक 18 सितंबर का चेक और आपने जमा किया था, अभी बेटे 2 से 3 दिन का समय लगेगा इसकी पेमेंट आने में, क्योंकि जो चेक हम बैंक में जमा करते हैं वो पहले आरबीआई को जाएगा, फिर आरबीआई से उस बैंक में जाएगा जिस बैंक का वो चेक है, फिर वहां से पेमेंट आरबीआई में आएगी, आरबीआई से हमारे पास आएगी, तो इसमें 2 से 3 दिन का समय लगता है। इसका मतलब 17 सितंबर और 18 सितंबर के जो चेक थे वो अभी तक बैंक के पास रियलाइज्ड नहीं हो पाए हैं। इसका मतलब ये कि बेटे बैंक के अंदर और कोई चेक आया नहीं, तो ये भी डिपॉजिट था। ये कितना हुआ 48,000 क्रेडिट, और ये बेटे मेरे पास बैंक ने अपनी डिटेल दे दी। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, क्या समझ में आया? पहली बात तो बेटे मुझे यह समझ में आती है कि मेरी कैश बुक दिखाती है 18 सितंबर को कि मेरा बैंक में कितना मनी डिपॉजिट है 54,000। लेकिन जब मैंने बैंक में फोन लगाया तो बैंक ने मना कर दिया। बैंक कहता है मेरे पास 54,000 नहीं है। तो फिर क्या हुआ, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा मेरा अकाउंट खोल के दिखाइए। बैंक ने मेरा अकाउंट खोल के दिखा दिया। अब बताइए बेटे, क्या इन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस है या नहीं है? हां सर, इन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस है। इसका मतलब ये कि बेटे जब मैं अपनी कैश बुक के अंदर बैलेंस देखता हूं वो मेरी पासबुक के बैलेंस के साथ डिफरेंट होता है, वो कभी भी सेम नहीं होता या बहुत रेयरली सेम होता है। तो ऐसे में मैं चेक करना चाहता हूं कि भाई इन दोनों बैलेंसेस के अंदर क्या डिफरेंस रह गए हैं। ठीक है जी, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस हैं मैं उनको स्टडी करना चाहता हूं। उसको स्टडी करने के लिए मैं एक पेपर पर एक स्टेटमेंट बना देता हूं जिसे बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हाँ जी बेटे, तो बेटे एक पर्टिकुलर डेट पर हमारी कैश बुक जो बैलेंस दिखाती है वो पासबुक के बैलेंस से डिफरेंट होता है। ठीक है जी, लिखिए बैलेंस shown by cash book is different from
बैलेंस शोन बाय बैंक स्टेटमेंट, ये जो आपका कस्टमर अकाउंट है ना, इसी को मैंने कहा बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। पुराने जमाने में बेटे इसी को पासबुक बोलते थे, ये जो बैंक की स्टेटमेंट है ना, इसी को बोलते थे पासबुक। यानी बैंक की बुक्स में कस्टमर अकाउंट को हम पासबुक का नाम भी देते हैं और इसे हम बैंक स्टेटमेंट का भी नाम देते हैं। ठीक है जी। अब बताओ बेटे, कैश बुक में बैलेंस कितना आ रहा है? 54,000 डेबिट, और मेरी पासबुक के अंदर बैलेंस कितना आ रहा है? 48,000 क्रेडिट। पहली बात तो ये समझ लें कि ये दोनों हमेशा ऑपोजिट होंगे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। दरअसल मैंने 54,000 बैंक से लेने हैं, मैं कह रहा हूं मैंने लेने हैं बैंक से 54,000, और बैंक कह रहा है मैंने देने हैं। मेरे लिए एसेट है, डेबिट है, बैंक के लिए लायबिलिटी है, बैंक ने मुझे पे करना है, तो ये साइन हमेशा क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे, ये कोई बात नहीं। लेकिन बैलेंस एज पर कैश बुक है 54,000, जबकि पासबुक है कितना? 48,000। बेटे ना तो मैं गलत हूं और ना ही पासबुक गलत है। दरअसल पासबुक में कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने देखा जो रिकॉर्डेड नहीं है। क्यों रिकॉर्डेड नहीं है? इसको बोलते हैं ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। मैं आज चेक इशू करता हूं, वही चेक बैंक में कब रिकॉर्ड होता है? कुछ दिनों के बाद। यानी हमारे यहां अकाउंटिंग में और बैंक के यहां अकाउंटिंग में कुछ दिनों का अंतर होता है, विच इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस। नाउ डिफरेंस हैज टू बी स्टडीड oblique explained with the help of bank, with the help of bank reconciliation statement। हाँ जी बेटे, बिजनेसमैन अपने पास क्या बनाता है? कैश बुक। बैंक क्या बनाता है? स्टेटमेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पासबुक। जब भी कोई ट्रांजैक्शन अकर करती है रिलेटेड टू बैंक, तो बेटे वो कैश बुक में भी रिकॉर्ड होती है। बिजनेसमैन जब भी कोई बैंक की ट्रांजैक्शन करता है तो वो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। सेम ट्रांजैक्शन को बैंक भी तो रिकॉर्ड करता है। बोलिए, तो दैट मीन्स मेरी कैश बुक का जो बैलेंस होना चाहिए वो मेरी पासबुक की बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। जब दोनों बुक्स में बेटे सेम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं, तो फिर दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन अभी अभी तो मैंने आपको समझाया कि ट्रांजैक्शन कैश बुक में कई बार पहले आ जाती है, जबकि बैंक में वो बाद में आती है। तो एक पर्टिकुलर डे को जब हम दोनों का बैलेंस मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? डिफर हो जाते हैं। तो जब दोनों के बैलेंसेस डिफर हो जाते हैं तो फिर उनके रीजंस को स्टडी करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लिखिए, बैलेंसेस
shown by cash book and passbook are generally different. Balances shown by cash book and passbook are generally different due to timing differences, due to errors, due to incomplete informations oblique recordings. ये दोनों बैलेंसेस बेटे डिफर कर जाते हैं और उसके कई सारे कारण हैं, जिसका मेजर कारण टाइमिंग डिफरेंस है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. नाउ a statement is prepared. A statement is prepared to explain the reasons for difference between the two balances, which is known as bank reconciliation statement. सॉरी बेटे, मैं नीचे लिख रहा था और शीट नजर नहीं आ रही थी. मैंने लिखा अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लेन द रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेस. एक बैलेंस कैश बुक वाला है और एक बैलेंस पासबुक वाला है, विच इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ठीक है जी. नाउ बैंक रिकंसिलिएशन can be prepared either by taking balance as per cash book or by taking balance एज पर पासबुक. बेटे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अभी हम सिखाएंगे, वो दो तरीके से बनाई जा सकती है. या तो बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट कर लीजिए या बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट कर लीजिए. आप दो तरीके से इसे बना सकते हैं. BRS इज नॉट अ part of our double entry system. ये हमारा कोई डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसलिए इसके दो पक्ष भी रिकॉर्ड नहीं होंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट, इन द BRS वी विल एक्सप्लेन only those transactions which are causing difference between the two balances, ठीक है जी. अब बेटे मेरी बात समझिएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं. हमने एक चेक डिपॉजिट किया था 15 सितंबर को और वो चेक बेटे बैंक में आ गया था 17 सितंबर को.
तो बेटे जब एक ट्रांजैक्शन मेरी कैश बुक में भी आ जाती है और मेरी पासबुक में आ जाती है तो क्या वो डिफरेंस क्रिएट कर पाती है? आंसर इज नो। मैंने एक चेक 16 सितंबर को डिपॉजिट किया था, सॉरी 17 सितंबर को। एक चेक मैंने 18 सितंबर को डिपॉजिट किया था। ये दोनों मेरे पास कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए, लेकिन ये अभी तक पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे। तो क्या ये डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं? आंसर इज यस। तो डिफरेंस कब क्रिएट होता है? जब बैलेंस एक बुक में लिखा हुआ हो और दूसरी बुक में लिखा हुआ नहीं हो, तब वो डिफरेंस को क्रिएट करता है। सबसे पहला काम है डिफरेंस को ढूंढना। आइए मेरे साथ साथ सभी बच्चे डिफरेंस ढूंढेंगे। आइए बेटे हम साथ साथ बीआरएस भी बनानी सीखें। हेडिंग डालेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? एक कॉलम बनाएंगे हम प्लस के लिए, एक कॉलम बनाएंगे माइनस के लिए। प्लस माइनस, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स। सभी बच्चे फटाफट ड्रॉ करेंगे पर्टिकुलर्स, प्लस और माइनस। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। बताइए बेटे आपके पास बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था? 54,000। मैंने अभी अभी आपको लिखवाया था कि मैं बीआरएस दो तरीके से बना सकता हूं। या तो ले सकता हूं बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग फिगर, या ले सकता हूं बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग फिगर। तो मैंने पहले एक तरीके से काम करना शुरू किया। मैंने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है जी। जब आप लेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आखिरकार डिफरेंस के रीजन क्या हैं। आइए ढूंढते हैं कि रीजंस ऑफ डिफरेंसेस थे क्या। बेटे ये 24,000 मेरे पास कैश बुक में भी लिखा हुआ है, ये 24,000 मेरे पास पासबुक में भी लिखा हुआ है। इसका मतलब इसकी वजह से डिफरेंस नहीं है। ये 16,000 का कैश ये भी दोनों तरफ लिखा हुआ है, इसकी वजह से भी डिफरेंस नहीं है। ये 8,000 का चेक ये भी दोनों तरफ लिखा हुआ है, यानी इसकी वजह से भी डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस किसकी वजह से है? ये दो चेक मैंने डिपॉजिट किए हैं जिनकी क्लियरिंग अभी तक बैंक के पास नहीं आई। इसे बोलते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट हो गए लेकिन आरबीआई से क्लियरिंग नहीं आई। तो मैं लिखूंगा यहां पर चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। इसमें दो चेक है मेरे पास। ठीक है जी। एक कितने का है? 7,000 का, और एक कितने का? 5,000 का। ठीक है। अब मेरे साथ सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से और कंसेंट्रेशन के साथ आंसर देंगे मैं क्या पूछ रहा हूं। ये दोनों चेक जो मैंने डिपॉजिट किए हैं 7,000 प्लस 5,000 12,000, क्या ये दोनों कैश बुक के अंदर पहले से इंक्लूडेड हैं या नहीं है? बताइए। ये 54,000 का जो बैलेंस आया था, इसमें 7,000 और 5,000 ये दोनों इंक्लूडेड थे या नहीं थे? आंसर इज यस। अब बेटे ये 12,000 मेरी कैश बुक के अंदर इंक्लूडेड है। अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए कैश बुक में से हटा दूं, दोबारा सुनना, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे कैश बुक में से हटा दूं
तो मेरा डिफरेंस भी खत्म हो जाएगा। डिफरेंस आया क्यों? क्योंकि ये कैश बुक में लिखा हुआ है। अगर मैं इसे कैश बुक में से हटा दूं तो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। यस, तो आपने इसे माइनस में दिखा देना है। मैं कह रहा हूं कि कैश बुक में से चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड को बाहर कर दो, क्योंकि ये दोनों मेरी पासबुक में लिखे हुए नहीं है। इन दोनों को बाहर कर दो। तो जब ये दोनों मेरी कैश बुक के बैलेंस में से हट जाएंगे तो मेरा पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मैंने इन दोनों डिफरेंसेस का ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन मेरे पास एक और डिफरेंस था। इसको बोलते हैं चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसको लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बेटे मैंने चेक इशू कर दिया, तो क्या मैंने इस बैलेंस को, ये कितना था, 6000 का था? हां सर 6000 का था। क्या चेक इशू करने की वजह से मैंने इसे पासबुक कैश बुक के बैलेंस में माइनस किया था या नहीं किया था? सर चेक इशू किया था तो वो कैश बुक में माइनस हो गया था। मैं पूछ रहा हूं क्या वो पासबुक में माइनस हुआ है? नहीं सर, अभी तक पासबुक में माइनस नहीं हुआ। बेटे मैंने कैश बुक में माइनस कर रखा है, जो कि अभी तक पासबुक में माइनस नहीं हुआ। तो मैंने कहा काश इसे मैंने कैश बुक में माइनस नहीं किया होता। अगर मैंने इसे कैश बुक में माइनस नहीं किया हुआ होता तो फिर मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक 6000 रुपीज से ज्यादा आता है। बच्चे कह रहे हैं सर क्या कर दिया? मैंने कहा बताओ क्या किया। देखो, जो चेक मैंने कैश बुक में जमा कर रखे थे वो डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे, मैंने हटा लिए, और हटाने की वजह से मेरा बैलेंस क्या हुआ, कम हो गया। दूसरा, जो चेक मैंने इशू कर रखा है, अपनी कैश बुक के अंदर दिखा रखा है, उसकी वजह से मेरा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये चेक अभी तक पासबुक में नहीं आया। अगर यही चेक डिफरेंस कर रहा है तो इसका इफेक्ट हटा लो। चेक इशू किया था, मैंने हटा दिया तो मेरा बैलेंस 6000 रुपीज से बढ़ गया। मैंने अपनी कैश बुक में से कुछ भी माइनस प्लस नहीं किया, मैंने इस बैलेंस के अंदर प्लस माइनस किया है। ये बात समझ में आई? अब मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या मेरा बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस के साथ इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है जी, आइए जी अब इसे बैलेंस करते हैं। यहां लिखे बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है जी, सबसे पहले तो यहां तक टोटल लगाएं। ये कितना है 60,000, ये कितना है 12,000, और अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो ये कितना आता है 48,000। इसे कहेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये 48,000 मुझे बताइए क्या ये मेरी पासबुक का बैलेंस था? आंसर इज यस। तो बेटे बीआरएस क्या है? एक स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट के अंदर हम केवल उन्हीं को दिखाते हैं जो डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, केवल उन्हीं को एडजस्ट करते हैं। और जब भी मैं कुछ बीआरएस में लिखता हूं
तो मैं अपनी कैश बुक को कुछ भी चेंज नहीं करता हूं, ये सिर्फ एक अलग से वर्किंग नोट होता है और ये हमारा पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता। अगर मैं बैलेंस एज पर कैश बुक से चलूंगा तो सभी एडजस्टमेंट करने के बाद मैं ऑटोमेटिकली कहां पहुंच जाऊंगा, बैलेंस एज पर पासबुक में, और फिर मैं कंफर्म कर सकता हूं कि मैंने ठीक बनाई है या नहीं बनाई। अच्छा सर, आप ये भी कह रहे थे कि हम पासबुक के बैलेंस से भी बना सकते थे। मैंने कहा यस, इसको बनाने का एक तरीका और भी था। यहां लिखा प्लस, यहां लिखा माइनस, यहां लिखा बैलेंस एज पर पासबुक 48,000, बैलेंस एज पर पासबुक। मैं बीआरएस को कैश बुक के बैलेंस से भी बना सकता हूं और मैं पासबुक का बैलेंस लेकर के भी बना सकता हूं। अगर मैं पासबुक का बैलेंस लेकर के बनाऊंगा तो मैं कैश बुक के बैलेंस के ऊपर पहुंच जाऊंगा। ठीक है जी, मैंने समझाना शुरू किया। मैंने कहा रीजन ऑफ डिफरेंसेस क्या है? चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक इशू किए थे जो अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए हमारे बैंक के पास। अब सोचिए बेटे, ये चीज पासबुक में लिखी हुई नहीं है। अगर ये पासबुक में डाल दी जाए तो क्या होगा? जो चीज पासबुक में लिखी हुई नहीं है उसे पासबुक में डाल दिया जाए, मतलब सॉरी, इसका नाम था चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। सॉरी, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। मैंने 2 चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिए थे जो कि अभी तक बैंक द्वारा कलेक्ट नहीं हुए। अगर ये पासबुक में लिख दिए जाएं, मतलब थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर ये कलेक्ट हो जाए तो मेरा बैलेंस तो 12,000 रुपीज से बढ़ जाएगा ना पासबुक का। दोबारा सुनिए, जो चेक मैंने डिपॉजिट किए थे वो कैश बुक में लिखे हुए हैं परंतु वो पासबुक में लिखे हुए नहीं है। अगर वो पासबुक में भी लिख दिए जाएं तो फिर रीजन ऑफ डिफरेंस खत्म हो जाएगा, तो मैंने उसे पासबुक में लिख दिया। ठीक है, अब लिखना पासबुक में नहीं है, सोचना है कि पासबुक में लिख देता तो बैलेंस पर क्या असर पड़ता। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब बताइए बेटे, ये जो चेक है ये मैंने इशू कर दिया, ये मैंने कैश बुक के अंदर माइनस कर दिया। अगर ये पासबुक में भी माइनस हो गया होता तो फिर डिफरेंस ना होता। ठीक है जी, और कोई डिफरेंस मेरे पास है नहीं। अब चेक करके देखो, ये कितना हुआ 60,000, ये कितना हुआ 6,000, डिफरेंस कितना हुआ 54,000। इसे हम बोलते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। इसका मतलब ये कि अगर मैं बैलेंस एज पर पासबुक लेकर के चलूं तो मैं कहां पहुंच जाता हूं, बैलेंस एज पर कैश बुक पे। या मैं बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर चलूं तो मैं कहां पहुंच जाता हूं, बैलेंस एज पर पासबुक पे। यानी इसे बनाने के 2 तरीके हैं। और बल्कि मैंने आज की क्लास में आपको कुछ सिखाया नहीं है, बस मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की है कि प्रैक्टिकल सिस्टम काम कैसे करता है। अब मैंने आपको क्या समझाया वो फटाफट 2 मिनट में रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि बीआरएस बनती कैसे है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है। मैंने आपको सबसे पहले ये समझाने की कोशिश की, बेटे एक ही ट्रांजैक्शन कैश बुक में भी रिकॉर्ड होती है, एक ही ट्रांजैक्शन पासबुक में भी रिकॉर्ड होती है, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड होने का समय और पासबुक में रिकॉर्ड होने का समय अलग अलग हो सकता है। इसीलिए
एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर इन दोनों के बैलेंसेस डिफर कर जाते हैं। जब बैलेंसेस डिफर कर जाते हैं तो हम दोनों की, ये कैश बुक है और ये पासबुक है, हम इन दोनों में कुछ भी चेंजेस नहीं करते, बल्कि इनके डिफरेंसेस को उठा करके एक स्टेटमेंट पर एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीआरएस। बीआरएस बनाने के लिए दो कॉलम बनते हैं, एक प्लस और एक माइनस। अभी ये आपको अगली क्लास में समझाऊंगा कि प्लस माइनस को कैसे ढूंढते हैं। अभी तो मैंने आपको यह समझाया कि बीआरएस को हम बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर के भी बना सकते हैं और बैलेंस एज पर पासबुक लेकर के भी बना सकते हैं। अगर आप बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर के चलेंगे तो फाइनल आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। अगर आप बैलेंस एज पर पासबुक लेकर चलेंगे तो फाइनल आंसर आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे समझाऊंगा। अभी हम इतना ही समझेंगे और यहीं पर ही क्लास को रोकते हैं। और जो बातें आपको आज समझाई हैं सिर्फ आप इसे रीड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे हाउ टू प्रिपेयर बीआरएस इन डिटेल। चलिए।